भूटान एक ऐसी जगह है जो अलग सी लगती है। यहाँ पहुंचते ही ये आपसे कुछ फुसफुसाती है। यहाँ की हवा पतली और साफ है, लेकिन ये किसी और चीज से भी भरी है। ये कहानियों से भरी है। यहाँ दुनिया वो नहीं जो आप देखते हैं, ये वो भी है जो आप महसूस करते हैं। पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, वे डीईटीओं के घर हैं। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वे ऐसी प्लेसें हैं जहाँ सोलें और राक्षस घूम सकते हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहाँ कुदरत और सुपरनैचुरल पुराने दोस्त हैं। वे एक ही जगह, एक ही हवा, एक ही हकीकत शेयर करते हैं। आप इस पर सवाल नहीं उठाते, आप बस ये मान लेते हैं कि पत्तों की सरसराहट हवा भी हो सकती है या कुछ और भी। इस रहस्यमयी जगह में एक बहुत असल चीज ससेटल से अलग दिखती है। यह है पीपलों की काइंडनेस। ये कोई जोरदार दिखावे वाली काइंडता नहीं है। ये एक शांत लगातार गर्मी है जो आपको हर टॉक चीत में महसूस होती है। एक दुकानदार की मुस्कान सच्ची होती है। सड़क पर एक अजनबी आपकी आंखों में देखेगा और धीरे से सिर हिबरौटका। वे आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे बस इंसानियत का एक पल शेयर कर रहे हैं। ये करुणा उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी हुई है, उतनी ही जरूरी जितनी उन्हें मिर्च और चीज खाना पसंद है। ये एक ऐसी कायरता है जो जमीन से ही उगती हुई लगती है, जिसे उनके गहरे आध्यात्मिक बिलीफों से फिंडला जाता है। आप विश्वास और व्यवहार का ये मेल हर जगह देखते हैं। एक प्लेसीय देवता के लिए पत्थर पर भोजन का एक छोटा सा चढ़ावा लीवा जाता है। बुरी सोलों और बुरी गॉसिप को दूर भगाने के लिए एक घर पर एक रंगीन लिंग चित्रित किया जाता है। ये अंधविश्वास नहीं है जिन्हें छिपींदिया जाए, ये एक विश्वास प्रणाली की सार्वजनिक घोषणाएं हैं, जहां दुनिया जीवंत, अलाइव और देखी और अनदेखी दोनों पावरों से भरी है। भूटानी इस दुनिया में शांत सम्मान के साथ चलते हैं। वे अंडरस्टैंडिंग हैं कि काइंडता सिर्फ पीपलों के लिए नहीं है, ये डीईटीओं, गोस्टों और खुद जमीन के लिए है। ये एक तरह की सुरक्षा है, दुनिया के राक्षसों और अंदर के राक्षसों के खिलाफ एक ढाल है। यही वजह है कि भूटान की यात्रा इनसाइडूनी यात्रा जैसी लगती है। यहाँ का नज़ारा आपको शारीरिक फॉर्म से चुनौती देता है, लेकिन ये आपके आधुनिक तर्कसंगत दिमाग को भी चुनौती देता है। क्या कोई जगह इतनी खूबसूरत और इतनी अजीब एक साथ हो सकती है? क्या लोग इतने संतुष्ट हो सकते हैं? जवाब हाँ लगता है। भूटान में मिथक और हकीकत के बीच की रेखा अद्भुत फॉर्म से धुंधली है। भूत और देवता अंधेरे के लिए डरावनी कहानियां नहीं हैं, वे पड़ोसी हैं। और ससेटल से पावरशाली शक्ति जो राक्षसों को शांत करती है और अजनबियों का स्वागत करती है, वो दयालु होने का सरल गहरा काम है। ये देश का ससेटल से बड़ा खजाना है। पश्चिम में हम मौत से छिपते हैं। हम इसके बारे में दबी आवाज में बात करते हैं। हम इसे एक एंडिम डरावना अंत मानते हैं, लेकिन भूटान में मौत छिपी नहीं है। ये जीवन के सुंदर पेचीदा पैटर्न का एक हिस्सा है। ये मौजूद है, दिखती है, और इसे एक ऐसी कोमल स्वीकृति के साथ माना जाता है जो चौंकाने वाली और सुकून देने वाली दोनों है। आप इसे थाउजेंडों प्रार्थना झंडों में देखते हैं जो हर माउंटेन सी और पुल पर फड़फड़ाते हैं। हर झंडा जीवित पीपलों के लिए एक प्रार्थना है, लेकिन मृतकों की सोलों के लिए भी एक प्रार्थना है जो हवा पर आशीर्वाद ले जाती है। वे उदासी के प्रतीक नहीं हैं, वे चेंज के प्रतीक हैं, एक आत्मा की आगे की यात्रा के। जीवन और मृत्यु के बीच का ये संबंध उनकी कला में खूसेटल सूरती से व्यक्त होता है। किसी भी मंदिर में जाएं और आपको चमकीले थांग पेंटिंग दिखेंगी। ये विस्तृत स्क्रॉल देवी डीईटीओं को दर्शाते हैं, लेकिन वे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को भी दिखाते हैं। वे भयंकर डीईटीओं को दिखाते हैं जो सोलों को परलोक में मार्गदर्शन करते हैं। आप इसे प्रसिद्ध मुखौटे वाले डांसों या चाम में भी देखते हैं, जो त्योहारों के दौरान किए जाते हैं। डरावने मुखौटे पहने नर्तक संतो डोरवया राक्षसों को शांत करने की कहानियों को फिर से दोहराते हैं। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे आध्यात्मिक सबक हैं जो सिखाते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत का द्वार है। शायद ससेटल से छूने वाली प्रथा 7 सा का निर्माण है। ये छोटे शंकु के आकार के मिट्टी के स्तूपास हैं, जो मृतकों की राख से बने स्मारक हैं। परिवार राख को मिट्टी के साथ मिलाता है और उन्हें इन सुंदर छोटे मेमोरियल्सों में शीलता है। फिर उन्हें पवित्र गुफाओं या माउंटेन्सियों पर रखा जाता है, जिससे एक्सप्रेस डी को उस धरती पर लौटा दिया जाता है जहां से वे आए थे। ये प्यार और याद का एक एंडिम कार्य है। ये कहने का एक तरीका है, आप अभी भी इस परिदृश्य का हिस्सा हैं, आप अभी भी हमारे साथ हैं। ये दुख को एक रचनात्मक पवित्र कार्य में बदल देता है। ये भयानक नहीं है, ये बहुत खूबसूरत सूरत है। यहाँ एंडिम संस्कार शांत निजी मामले नहीं है,
ये सामुदायिक एक्ट क्रम होते हैं। जब कोई गुजर जाता है तो पूरा विलेज एक साथ आता है। वे खाना बनाते हैं, वे प्रार्थना करते हैं और वे ग्रीफी परिवार को उन 49 दिनों तक सहारा देते हैं जिस अवधि में बौद्ध मानते हैं कि आत्मा को पुनर्जन्म लेने में लगता है। भूटान में मृत्यु एक अकेली यात्रा नहीं है, ये एक साझा यात्रा है। समुदाय मिलकर नुकसान का भार उठाता है। वे अंडरस्टैंडिंग से हैं कि जीवन एक चक्र है। एक मृत्यु किसी वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम नहीं है, ये एक अल्प विराम है, एक विराम है इससे पहले कि अगला अध्याय किसी और फॉर्म में शुरू हो। भूटान की आपकी यात्रा भरोसे के सबक से शुरू होती है। फिंड्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना एक वजह से मशहूर है। ये दुनिया की सबसे से मुश्किल लैंडिंग में से एक है। प्लेन सीधी लाइन में नहीं लैंड्स, ये लहराता है, ये मुड़ता है, ये एक संकरी घाटी से होकर पासिस्ता है जिसमें पंखों के सिरे हरे देवदार के पेड़ों से ढके माउंटेन्सों के बेहद करीब महसूस होते हैं। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और आपको घर और खेत दिखते हैं जहां आप सिर्फ बादल देखने की उम्मीद करते हैं। कुछ दिल थाम देने वाले मोमेंटों के लिए आप सिर्फ उसके ऊपर से उड़ने के बजाय उस परिदृश्य का हिस्सा बन जाते हैं। फिर एक अचानक खूबसूरत सूरती के साथ प्लेन उतरता है और आप वहां होते हैं। लोग भूटान में कई चीजें परसूटने आते हैं। कुछ इसके शानदार नज़ारों में अचंभा परसूटे हैं, दूसरे इसके प्राचीन मोनेस्ट्रियों में ज्ञान परसूटे हैं। लेकिन मुझे लगता है रिमेम्बरेंस आकर लोग हैप्पी परसूटने आते हैं। हमने उस राज्य की कहानियां सुनी हैं जो अपनी सफलता को पैसे में नहीं बल्कि हैप्पी में मापता है। हम इस विचार से आकर्षित होते हैं क्योंकि हैप्पी की हमारी अपनी बॉटमश अक्सर इतनी अकेली, इतनी टवर्ड्स स्पर्धी लगती है। हम पर्सनगत सफलता, पर्सनगत धन, पर्सनगत आनंद का पीछा करते हैं। हम अपनी हैप्पी के चारों ओर बाड़ लगाते हैं, इसे बचाने की उम्मीद करते हैं। हालांकि भूटान एक अलग रास्ता, सोचने का एक अलग तरीका पेश करता है। भूटान में हैप्पी कोई पर्सनगत खेल नहीं है, ये एक टीम वर्क है। सकल राष्ट्रीय हैप्पी या जीएनएच की अवधारणा ये सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है कि हर एक एक्सप्रेसडी हर समय मुस्कुरा रहा हो। ऐसा करना इम्पॉसिबल होगा। इसके बजाय ये सामूहिक भलाई के लिए स्थितियां बनाने के बारे में है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि मेरी हैप्पी आपकी हैप्पी से जुड़ी है और हमारी हैप्पी हमारे समुदाय और हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ी है। ये आत्म केंद्रित दुनिया में एक कट्टरपंथी विचार है। ये बताता है कि सच्ची कंटेंटी अंदर देखने से नहीं बल्कि एक दूसरे की ओर बाहर देखने से मिलती है। ये दर्शन 4 मजबूत पिलर्सों पर टिका है। पहला है अच्छा शासन, ये सुनिश्चित करना कि नेता निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। दूसरा है रेस्टसू और न्याय संगत सामाजिक आर्थिक विकास ताकि प्रगति से लोग पीछे न लगें। तीसरा है संस्कृति का संरक्षण और प्रचार, अपनी अनूठी पहचान को जीवित रखना। और चौथा शायद ससेटल से महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण है। भूटानी अंडरस्टैंडिंग ते हैं कि स्वस्थ ग्रह के बिना आप खुश लोग नहीं पा सकते। ये स्तंभ पूरे देश को सहारा देते हैं, एक अलग तरह की प्रॉस्पेरेसी के लिए एक फाउंडेशन बनाते हैं। भूटान की कोई भी यात्रा फाइंड्रो टाकतसांग, टाइगर नेस्ट मठ की तीर्थ यात्रा के बिना पूरी नहीं होती। ये यात्रा खुद भूटानी जीवन शैली का एक रूपक है। ये आसान नहीं है। रास्ता खड़ा है, एक घुमावदार पगडंडी जो घाटी के तल से 3000 फीट ऊपर चढ़ती है। आप धीरे धीरे चलते हैं, देवदार और रोडोडेंड्रॉन की हैप्पी बू में सांस लेते हुए। आप फड़फड़ाते प्रार्थना झंडों को फाइंडर करते हैं जो अपनी शांत प्रेरणें आसमान में भेजते हैं। हर कदम के साथ आप दुनिया के शोर को थोड़ा और पीछे छोड़ देते हैं। चढ़ाई के लिए प्रयास, धैर्य और एक स्थिर दिल की जरूरत होती है। ये मांग करती है कि आप पल में मौजूद रहें। फिर आप उसे देखते हैं। मठ जादू की तरह प्रकट होता है, एक खड़ी चट्टान के किनारे से चिपका हुआ। ये गुरुत्वाकर्षण को धता बताता हुआ लगता है, विश्वास और अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का एक टेस्टमेंट। किंवदंती कहती है कि गुरु रिनपोछे, जो भूटान में बौद्ध धर्म लाए थे, 8वीं शताब्दी में एक बाघिन की पीठ पर यहाँ उड़कर आए थे। वहां खड़े होकर इस इम्पॉसिबल संरचना को देखकर किंवदंती पर विश्वास करना इतना मुश्किल नहीं टेक्स। भूटान में पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बीच की रेखा पतली है। मठ देश की आध्यात्मिक भक्ति का एक पावरशाली प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां दिव्य महसूस होता है। टाइगर नेस्ट जाना सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का मौका नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके अंदर प्रोफाउंडली तक बस जाता है। अंदर
हवा ठंडी होती है और इसमें अगरबत्ती और मक्खन के दियों की गंध आती है। खामोशी सिर्फ भिक्षुओं के धीरे धीरे मंत्रोच्चार और पुरानी लकड़ी के फर्श की चरमराहट से टूटती है। आप एक पवित्र स्थान में एक मेहमान हैं, गहरी क्वालिटी और पावरशाली ऊर्जा का प्लेस। यहीं पर सकल राष्ट्रीय हैप्पी के स्तंभ ससेटल से वास्तविक लगते हैं। आप प्राचीन कला में संस्कृति का संरक्षण, भिक्षुओं की भक्ति में आध्यात्मिक शासन और नीचे संरक्षित घाटी के लुभावने दृश्य में पर्यावरण के प्रति श्रद्धा देखते हैं। तो भूटान को इतना खास क्या बनाता है? ये सिर्फ राजसी पहाड़ या रहस्यमयी मठ नहीं है। ये देश का गहरा और कोमल ज्ञान है। ये समझ है कि हैप्पी कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल किया जाए, बल्कि एक रास्ता है जिसे एक साथ चलना है। ये वाणिज्य पर कायिनता को प्राथमिकता देने और धन पर भलाई को प्राथमिकता देने का साहस है। भूटान हमें सिखाता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से, प्रकृति से, अतीत से और भविष्य से। ये हमें याद हटाता है कि एक सच्चा समृद्ध जीवन वह है जिसे हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उससे नहीं, बल्कि उस संतोष से मापते हैं जिसे हम पैदा करते हैं और साझा करते हैं।